सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि युहाओ और जूजी के बीच थोड़ा बहुत रोमांस हुआ था और जूजी युहाओ को बेहोश करने के बाद आर्मी कैंप में लौट गई थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। युहाओ को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने तुरंत नीचे की तरफ उतरना शुरू किया और सीधा हेवनली सोल एम्पायर के पुराने टूटे फूटे कैंप्स की ओर उड़ गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक्टिव की और तभी उसे एहसास हुआ वहां पहले से ही सन मून एम्पायर के सोल्जर्स मौजूद थे। उन बिल्डिंग्स के अंदर बड़े बड़े मशीन्स लगे हुए थे, शायद उतने एडवांस नहीं जितने नए कैंप्स में होते हैं, लेकिन वो सब जमीन की ओर निशाना साधे हुए थे। युहाओ की आंखें चौड़ी हो गई। रिसोर्सेज। लेकिन युहाओ और आगे नहीं बढ़ा क्योंकि वो जानता था अगर उसने जरा सी भी गलती की तो जूजी तुरंत उसकी मौजूदगी महसूस कर लेगी। युहाओ ने गहरी सांस ली। अगर मैं सन मून एम्पायर की एक्टिविटी नहीं देख सकता तो डाउलिंग एम्पायर की तरफ से कुछ तो पता चल ही सकता है। युहाओ ने पल भर में कई दर्जन किलोमीटर पार कर लिए और अब वो डाउलिंग एम्पायर के कैंप्स के ऊपर था। डाउलिंग एम्पायर को शायद अब तक अंदाजा भी नहीं था कि सन मून एम्पायर की पूरी आर्मी यहाँ पहुंच चुकी है। युहाओ ने सोचा, अगर फायर फीनिक्स लीजन अटैक करे तो डाउलिंग एम्पायर की पूरी आर्मी पल भर में मिट्टी बन जाएगी, लेकिन जूजी ऐसा नहीं करेगी। युहाओ ने हल्की सांस ली। वो जान गया जूजी ना सिर्फ एक केपेबल जनरल थी बल्कि स्ट्रैटेजी में उसे कहीं आगे थी। युहाओ डाउलिंग एम्पायर के बैरिक्स के पास उतरा और उसका स्पिरिचुअल डिटेक्शन चारों दिशाओं में फैल गया। थोड़ी ही देर में सब साफ हो गया। करीब 2000 सोल्जर्स वहां मौजूद थे और कई वर्कर लगातार खुदाई में लगे हुए थे। युहाओ की आंखों में चमक आई। रेयर मेटल्स। अब सब समझ आ गया था। सन मून एम्पायर का असली मकसद एक्सट्रीम नॉर्थ की बॉर्डर पर मिला वो रेयर मेटल वेन था, एक इतनी बड़ी खान जो 50 किलोमीटर तक फैली हुई थी। हेवनली सोल एम्पायर पहले से यहाँ माइनिंग कर रहा था और अब सन मून एम्पायर उसी रिसोर्स को हासिल करना चाहता था। युहाओ ने गहरी सांस ली। नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर सन मून एम्पायर को ये रेयर मेटल्स मिल गए तो वो अनगिनत सोल टूल्स बना सकते हैं और पूरी डोलो कॉन्टिनेंट के लिए खतरा बन जाएंगे। लेकिन युहाओ घबराया नहीं। माइनिंग कोई एक दिन का काम नहीं था। जूजी और उसकी आर्मी को पहले बेस सेटअप करना होगा, फिर एक्सकवेशन शुरू करनी होगी। मतलब युहाओ के पास वक्त था। युहाओ के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। मैं अकेला आर्मी से नहीं लड़ सकता, लेकिन यह एक्सट्रीम नॉर्थ है। यहाँ स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस और स्काईड्रीम आइसवर्म का घर था। यहाँ उनकी पावर एब्सोल्यूट थी। युहाओ ने आंखें बंद की और मन ही मन पुकारा, स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस। 2 तेज रोशनी उसकी बॉडी से निकली और दोनों एम्प्रेसेस उसके सामने प्रकट हो गई। मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस से जुड़ने के बाद उनकी शक्ति अब पहले से भी ज्यादा थी। आइस एम्प्रेस हल्का सा लाल हो गई जब उसकी नज़र युहाओ पर पड़ी, क्योंकि ये पहली बार था जब वो उसके सामने आई थी अपने फीलिंग्स रिवील करने के बाद। युहाओ ने गंभीर लहजे में कहा, आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस, मुझे पता चल गया है कि सन मून एम्पायर क्या कर रहा है। वो रेयर मेटल्स निकालने आए हैं। हमें कोई तरीका निकालना होगा ताकि वो इसे ले ना जा पाए। आइस एम्प्रेस ने तुरंत कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है? हम सबको भगा देते हैं और ये जगह अपनी बना लेते हैं। युहाओ हल्का सा मुस्कुराया। लव में पड़ी हुई एम्प्रेस भी इंसानों जैसी लगती है। वो सोच में खो गया। युहाओ ने स्नो एम्प्रेस की तरफ देखा। और तुम्हारा क्या कहना है स्नो? स्नो एम्प्रेस ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, आइस बिल्कुल सही कह रही है। हमारी टेरिटरी पर कोई घुसपैठ करे तो उसकी मौत तय है। युहाओ ने धीरे से कहा, तुम दोनों मुझे बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रही हो। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। स्नो एम्प्रेस ने सिर उठाया। क्या तुम भूल गए कि ये हमारी टेरिटरी है? हम अब भी यहाँ के रूलर्स हैं, चाहे हम स्पिरिट्स बन चुके हों। युहाओ को एकदम समझ आ गया। तुम कहना चाहती हो कि हम एक्सट्रीम नॉर्थ की पावर्स को समन करें? स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई। बिल्कुल। उसने अपनी उंगली जमीन की तरफ इशारा की और तुरंत बर्फीला तूफान उठ खड़ा हुआ। तापमान गिरने लगा और हवा में पुरानी ठंडक लौट आई। स्नो एम्प्रेस ने गहरी सांस ली। कितना अच्छा लग रहा है वापस घर आकर। आइस एम्प्रेस ने सिर हिलाया। हाँ युहाओ, चलो हम कोर सर्कल की ओर चलते हैं। युहाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, क्योंकि वो जानता था एक्सट्रीम नॉर्थ में इन दोनों एम्प्रेसेस की अथॉरिटी सबसे गहरी थी। वो तीनों आसमान में उड़ गए, सीधे एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर सर्कल की ओर। दूसरी तरफ फायर फीनिक्स लीजन के टेंट में जूजी बैठी थी। वो लगातार ऑर्डर्स दे रही थी। हर ऑर्डर के पीछे थी उसकी कैलकुलेशन और स्ट्रैटेजी। जूजी जानती थी कि युहाओ क्या कर सकता है। वो इमोशनल जरूर था, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस किसी जाल से कम नहीं थी। वो सोच में डूबी थी, अगर इस बार उसे पकड़ नहीं पाई तो फिर कभी नहीं पकड़ पाऊंगी। जूजी नहीं चाहती थी कि वो दोनों एनिमीज बने, लेकिन उसे पता था युहाओ उसे चैन से काम नहीं करने देगा। वो हल्के से मुस्कुराई। शायद यही वक्त है एक बार फिर फेस टू फेस होने का। जूजी को महसूस हुआ युहाओ अब बहुत मजबूत हो चुका है। कम से कम एक सोल सेज तो बन ही गया होगा। उसके पास ट्विन मार्शल आर्ट्स थे, एक स्पिरिचुअल टाइप और दूसरा अल्टीमेट आइस। वो आसमान की ओर दिखती रही। एक्सट्रीम नॉर्थ उसका घर है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता
मैं हार नहीं मानूंगी। जूजी टेंट से बाहर निकली। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। युहाओ, उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे जो खुशियां दी थी वो आज भी मेरे साथ है। दिन बीतते गए। जूजी के नजरिए से अब तक हुओ युहाओ को कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए था, कम से कम कोई छोटा अटैक या फिर सर्विलेंस सोल टूल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश। लेकिन जूजी को हैरानी हुई। 5 दिन बीत गए और हुओ युहाओ का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। इस बीच जूजी का माइनिंग प्लान अब पूरी तरह शुरू हो चुका था। रेयर मेटल्स की खुदाई ऑफिशियली चालू हो चुकी थी। एक्सट्रीम नॉर्थ के हालात वैसे ही बहुत कठिन थे, इसलिए जूजी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था वो रेयर मेटल्स को यहीं रिफाइन और प्रोसेस करेगी। फिर रिफाइंड मेटल्स को एक साथ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी सिर्फ एम्परर शूटिंग रैन को थी। फिर भी जूजी के मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या युहाओ सच में चला गया? क्योंकि वो जानती थी युहाओ कभी हार मानने वाला इंसान नहीं। जूजी के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। वो चाहती थी वो लौटे, चाहे दुश्मन बनकर ही क्यों ना लौटे। दूसरी तरफ हुआ युहाओ ने गिव अप नहीं किया था। सनमून एम्पायर की आलमी छोड़ने के 3 दिन बाद वो अब एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर रीजन में था। वो लगातार आगे बढ़ रहा था। रास्ते में साधारण सोल बीस्ट अब उसके सामने कुछ नहीं थे, और जो थोड़े मजबूत थे वो आइस एम्प्रेस की ऑरा महसूस करके दूर भाग जाते थे। आखिर आइस स्टेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन एक्सट्रीम नॉर्थ के 3 हेवनली किंग्स में से एक थी। यहाँ के ज्यादातर हाई लेवल सोल बीस्ट्स उस ऑरा को पहचानते थे, इसलिए युहाओ की ऑरा इमिटेशन हर बार काम कर जाती थी। जैसे जैसे वो कोर रीजन के अंदर बढ़ा, टेम्परेचर गिरता गया। ऊपर आसमान में जोरदार बर्फीले तूफान चल रहे थे। ठंडी हवाएं इतनी तेज थीं कि हवा ही चीर देती थी। पहली बार जब वो यहाँ आया था तब उसे उड़ना नहीं आता था। उसे नहीं पता था कि इन तूफानों की ताकत कैसी होती है। लेकिन अब जब वो उड़ते हुए कोर रीजन पहुंचा तो एक भयंकर हवा का झोंका सीधा उसे ऊपर उछाल ले गया। किसी तरह वो नीचे जमीन पर उतरा। दिल तेजी से धड़क रहा था। ये तो बस एंट्रेंस था, उसने सोचा। अंदर तो हालात और भी भयानक होंगे। युहाओ अब समझ गया था, ऊपर उड़ना खतरे से खाली नहीं है। वो पैदल चलने लगा। हालांकि नीचे भी हवाएं तेज थीं, पर आसमान जितनी जानलेवा नहीं। पिछली बार जब वो यहाँ आया था तब स्काईड्रीम आइस वर्म उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था, लेकिन अब सालों बाद वो खुद इस ठंड में सर्वाइव कर पा रहा था, और उसके साथ थी आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस। युहाओ बिना कुछ पूछे आगे बढ़ता गया, क्योंकि वो जानता था जब सही वक्त आएगा दोनों एम्प्रेसेस खुद बता देंगी कि क्या करना है। अचानक उसकी नज़र बाईं ओर गई। वहाँ कुछ लाइफ एनर्जी महसूस हो रही थी। युहाओ ने तुरंत स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक्टिव किया और आगे देखा। वहाँ कुछ सोल बीस्ट्स थे। वो थे एक्सट्रीम नॉर्दर्न बेयर्स। 7 से 8 मीटर लंबे 4 बेयर्स थे, 3 बड़े और एक छोटा लगभग 3 मीटर का बेबी बेयर। वो थे एक्सट्रीम नॉर्थ के डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ बेयर्स, खतरनाक और अग्रेसिव। और अब ये चारों बेयर्स युहाओ की तरफ दौड़ रहे थे। युहाओ ने सिर पकड़ लिया। उसे याद आया, इन बेयर्स की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, इसलिए उन्होंने अपनी सेंस ऑफ स्मेल को इवॉल्व कर लिया था, और अब उन्होंने युहाओ को शिकार समझ लिया था। लेकिन युहाओ भागा नहीं। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, क्योंकि उसे याद आया अल्टीमेट सोल्जर ट्रेनिंग के दौरान उसे बताया गया था कि एक्सट्रीम नॉर्दर्न बेयर्स के पॉज पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे स्वादिष्ट माने जाते हैं। उनका मांस फैटी, जूसी और बेहद रेयर होता है, जो सोल मास्टर्स के लिए न्यूट्रिशनल भी होता है। लेकिन कोई उन्हें हंट नहीं करता, क्योंकि इनसे भिड़ना मतलब मौत को बुलाना। युहाओ मुस्कुराया। 4 बेयर्स हैं, ठीक है। अगर ये मुझे खाना चाहते हैं तो देखते हैं आखिर में कौन किसे खाता है। उसी वक्त 2 आवाजें उसके स्पिरिचुअल सी में गूंजी। आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस एक साथ बोली, युहाओ, इन्हें चोट मत पहुंचाना। युहाओ चौंक गया। क्या? सिर्फ ये मुझे खा सकते हैं और मैं इन्हें छू नहीं सकता? ये कौन सा लॉजिक है? आइस एम्प्रेस ठंडे स्वर में बोली, ना का मतलब ना है। एक्सट्रीम नॉर्थ में सोल बीस्ट्स की संख्या पहले ही बहुत कम है। ये बेयर्स हमारी रेयर स्पीशीज में से एक है। अगर ये 10,000 साल तक जीवित रहें तो ये हमारी बीस्ट आर्मी के मेन फाइटिंग फोर्स बनेंगे। युहाओ चौंक कर पूछा, रुको, तुम कहना चाहती हो कि तुम बीस्ट वेव शुरू करोगी? आइस एम्प्रेस हल्के से मुस्कुराई। और क्या सोचते हो, सनमून एम्पायर की आर्मी तुम अकेले हराओगे? युहाओ कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मतलब तुम इन बेयर्स को कमांड कर सकती हो? आइस एम्प्रेस ने बस ठंडी हंसी हंसी, बोली कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एरोगेंस साफ झलक रहा था। चारों बेयर्स अब नजदीक आ चुके थे। तीनों बड़े बेयर्स फैल गए। बीच वाला सीधा युहाओ की तरफ बढ़ा। दोनों किनारे से घूमकर आए और छोटा बेयर पीछे पीछे चल रहा था। वो उसे घेरने वाले थे। युहाओ बिल्कुल शांत खड़ा रहा, न डरा न भागा। बस मन में सोचा, क्या अफसोस, इतने स्वादिष्ट पॉज लेकिन छू भी नहीं सकता।
एक्सट्रीम नॉर्थ के उस बर्फीले इलाके में कुछ ऐसे सोल बीस्ट्स थे जिनकी कल्टीवेशन ज़्यादा हाई नहीं थी। ऐसे बीस्ट्स ने कभी आइस एम्प्रेस या स्नो एम्प्रेस को अपनी असली फॉर्म में देखा ही नहीं था। उसी वक्त एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ गूंजी। वो था एक्सट्रीम नॉर्दर्न बेयर, जिसकी मैजेस्टी को जैसे किसी ने इंसल्ट कर दिया हो। गुस्से में दहाड़ते हुए वो सीधा युहाव की तरफ झपटा। उसका विशाल शरीर हवा में उठा और पंजे नीचे की तरफ गिरे। युहाव पहले से तैयार था। उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन पूरी तरह उस बेर पर लॉक्ड थी। वो साफ महसूस कर सकता था जब वो बेर अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। उसके मोटे फर में सोल पावर दौड़ रही थी। हर एक बाल नुकीली सुई जैसा बन गया था। युहाव ने आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस की तरफ देखा। दोनों बिल्कुल शांत थीं, कोई मदद का इरादा नहीं। तो फिर वो भी पीछे नहीं हट सकता था। युहाव ने सीधा सामने बढ़कर उस बेर के पंजे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और पूरी ताकत से पलटवार किया। युहाव ने उस 8 मीटर ऊंचे बेर को हवा में उठाकर जोर से बर्फीली जमीन पर दे मारा। धमाके की आवाज दूर तक गूंजी। बाकी 2 बेर्स जो साइड से हमला करने आ रहे थे, एक पल के लिए रुक गए, पर फिर और होस्से में आगे बढ़े। युहाव मुस्कुराया। ओह, तो ये एक मेल और 2 फीमेल्स हैं। वो झटके से पीछे हट गया और आइस व स्नो एम्प्रेस के पीछे जा खड़ा हुआ। हंसते हुए बोला, अगर तुम दोनों मुझे बेर पाउज नहीं खाने दोगी तो कम से कम इनसे निपट तो लो। आइस एम्प्रेस ने हल्की सी नजर डाली और उसी पल अपनी दबाई हुई ऑरा रिलीज कर दी। 100,000 साल पुराने सोल बीस्ट की ऑरा चारों तरफ फैल गई, इतनी ताकतवर कि तीनों बेर्स वहीं ठिठक गए। उनकी अग्रेशन पल भर में गायब हो गई। वो पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि जो बेर जमीन पर गिरा था वो लोढ़क कर एक साइड हुआ। उसका हाव भाव अब लगभग मजाकिया लग रहा था। पीछे से एक छोटा बेबी बेर आया, पर आइस एम्प्रेस की ऑरा महसूस करते ही वहीं जमीन पर लेट गया। दृश्य इतना मजेदार था कि युहाव मुस्कुरा उठा। युहाव ने मन ही मन कहा, शी इज द आइस एम्प्रेस आफ्टर ऑल। आइस एम्प्रेस की आंखों से हल्की सी हरी रोशनी निकली। उसके मुंह से एक अजीब सी एंशिएंट ध्वनि निकली जो सिर्फ सोल बीस्ट समझ सकते थे। तीनों बेर्स ने सिर झुका लिया, सिर हिलाया और वहां से भाग गए। आइस एम्प्रेस ने उन्हें जाते देखा, फिर बोली, कितना अच्छा लग रहा है वापस आकर। स्नो, याद है वो दिन जब हम इस जगह की रानियां थीं? ना कोई दुश्मन, ना कोई रोक, बस हमारी दुनिया, हमारा राज्य। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई। हाँ आइस, पर अब मैं थोड़ा अलग सोचती हूँ। जब से मैं मानव दुनिया में गई हूँ मैंने बहुत कुछ सीखा है। आइस एम्प्रेस कुछ पल के लिए चौंक गई। स्नो, तुम बदल गई हो? स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई। हाँ आइस, मैं बदल गई हूँ। शायद इसी वजह से मैंने तुम्हें स्काई ड्रीम के साथ रहने दिया। फिर उसने छेड़ते हुए कहा, वैसे भी वो तुम्हारे लायक तो है नहीं। आइस एम्प्रेस का चेहरा लाल पड़ गया। वो नजरें झुका ली। जब से वो युहाव के साथ जुड़ी थी, स्काई ड्रीम आइसवर्म रोज उसके आसपास रहता, उसकी फिक्र करता, और अब स्नो एम्प्रेस तो जैसे दोनों की कहानी को और हवा दे रही थी। कुछ देर बाद आइस एम्प्रेस बोली, हाँ तुम बदली हो, और शायद मैं भी। शायद ये सब ह्यूमंस की वजह से है। युहाव हल्के से हंसते हुए बोला, अरे मैंने किसी को बदलने के लिए तो कहा ही नहीं। आइस एम्प्रेस बोली, फिर भी युहाव, तुम्हारे इन्फ्लुएंस ने हमें बदला है। युहाव मुस्कुराया, तो अब इतनी इमोशनल मत हो जाओ। और हाँ, स्काई ड्रीम को मेरा धन्यवाद करना चाहिए। मेरे बिना तो वो कभी तुम्हारा दिल नहीं जीत पाता। आइस एम्प्रेस लाल पड़ गई। उसका नाम मत लो। युहाव हंस पड़ा। अरे आइस, जब तुम्हें पता है कि तुम भी उसे पसंद करती हो तो छिपाने की क्या जरूरत? जिंदगी बहुत छोटी है, जब तक मौका है अपने इमोशंस को जी लो, क्योंकि कोई नहीं जानता कल क्या हो। आइस एम्प्रेस ने भौहें सिकोड़कर कहा, तुम हमेशा दूसरों की लव स्टोरी में कूद पड़ते हो। युहाव बस मुस्कुरा दिया। फिर उसने स्नो एम्प्रेस से पूछा, अब आगे क्या करना है? स्नो एम्प्रेस बोली, बस इंतजार, अभी हमें सिर्फ इंतजार करना है। युहाव को समझ आया शायद आइस एम्प्रेस ने कुछ बेर्स के जरिए कोई मैसेज भिजवाया है। तभी स्नो एम्प्रेस का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। युहाव चौंक गया। स्नो एम्प्रेस, सावधान रहना। स्नो एम्प्रेस हवा में तैर रही थी। उसने अपनी ऑरा रिलीज की जो आइस एम्प्रेस जितनी डरावनी नहीं थी, लेकिन उसका असर अलग था। धीरे धीरे पूरी बर्फ नीली होने लगी। आसपास का सफेद गायब हो गया। बस हवा में नाचती स्नो एम्प्रेस सफेद रोशनी में चमक रही थी। उसकी लॉन्ग स्लीव्स लहराई। ब्लू स्नोफ्लेक्स उसके चारों ओर नाचने लगे। युहाव ठिठक गया। उसने इतनी खूबसूरत चीज शायद ही कभी देखी हो। वो बस देखता रहा और दिल में बस एक ही ख्याल आया, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सीन आई हैव एवर सीन। स्नो लेडी धीरे धीरे आसमान में नाच रही थी। उसका नृत्य इतना डिवाइन था कि हर स्नोफ्लेक उसकी ऑरा से चमक रहा था। युहाव बस वहीं खड़ा सब देख रहा था। उसके बगल में खड़ी आइस एम्प्रेस भी पूरी तरह उस डांस में खो चुकी थी। करीब 1 घंटे बाद स्नो एम्प्रेस आसमान से नीचे उतरी, धीरे से युहाव के पास आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा काम था, लेकिन युहाव उसकी सोल इमोशंस महसूस कर सकता था। आखिर वो अपने होम में थी। तभी अचानक युहाव ने एक विशाल लाइफ एनर्जी वेव महसूस की जो होराइजन से उनकी तरफ आ रही थी। उसने तुरंत स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक्टिवेट किया और अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक्सट्रीम नॉर्थ की उस आइसी लैंड में, जहां आमतौर पर किसी लाइफ का निशान नहीं होता, हजारों सोल बीस्ट्स उसकी ओर दौड़ रहे थे।
कोई उड़ रहा था, कोई दौड़ रहा था। एक्सट्रीम नॉर्दर्न बेयर्स और बहुत सी नई स्पीशीज हर एक एक्साइटेड थी, जैसे अपनी क्वीन का स्वागत कर रही हो। ऐसा नज़ारा युहाओं ने सिर्फ एक बार देखा था, जब ग्रेट स्टारडाउ फॉरेस्ट ने श्रेक सिटी पर बीस्ट टाइड छोड़ी थी। लेकिन यहाँ ये सब स्नो एम्प्रेस के लिए हो रहा था। वो 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट्स में तीसरे स्थान पर थी। उसकी कल्टीवेशन लगभग 700,000 ईयर्स की थी। एक्सट्रीम नॉर्थ की रूलर डिक्टेटर स्नो एम्प्रेस, यहाँ तक कि बीस्ट गॉड डीटियान भी कभी उसकी टेरिटरी में उसे चैलेंज करने नहीं आया, क्योंकि इस बर्फ की दुनिया में उसकी आइस डोमेन में कोई उसे हरा नहीं सकता था। युहाओं के मन में वो पुरानी याद लौट आई, जब स्नो एम्प्रेस ने उसके साथ स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट किया था। युहाओं के दिल में एक डर बैठ गया, कहीं वो उसे छोड़कर न चली जाए। अब उनके बीच थोड़ा रिस्पेक्ट और डिस्टेंस आ गया था, पहले जैसा बॉन्ड नहीं रहा। उसके चेहरे पर हल्की उदासी आई, काश वो अब भी वही छोटी स्नो लेडी होती। तभी दूर से धरती गूंज उठी। हजारों सोल बीस्ट्स उसकी तरफ दौड़ रहे थे। जैसे जैसे वो पास आते गए, वो धीरे धीरे झुकने लगे और अंत में सबने एक साथ स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस को प्रणाम किया। पूरा मैदान सफेद सोल बीस्ट से भर गया, हर एक उसकी रानी के आगे झुका हुआ था। स्नो एम्प्रेस सीधी खड़ी थी, ठंडी शांत, लेकिन उसकी ऑरा इतनी रॉयल थी कि कोई भी बीस्ट उसके सामने सिर नहीं उठा पा रहा था। एक्सट्रीम नॉर्थ की हर सोल क्रिएचर उसे वर्शिप कर रही थी। तभी एक विशाल आइस बेयर दिखाई दिया, 15 मीटर ऊंचा, सिल्वर फर वाला, जिसका हर कदम जमीन को हिला रहा था। बाकी सारे बीस्ट्स तुरंत रास्ता छोड़ते गए और वो बेयर धीरे धीरे स्नो एम्प्रेस के सामने जाकर झुक गया। उसकी आंखों में प्योर डिवोशन थी। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई और धीरे से हाथ हिलाया। बाकी सारे बीस्ट्स ईर्ष्या से उसे देखने लगे। वो बेयर खुशी में जोर से रोर करता हुआ उसकी तरफ भागा। हर कदम पर बर्फ फटती जा रही थी। फिर वो रेंगते हुए उसके पैरों तक आया, अपना सिर झुका दिया और उसकी ऑरा में समा गया। युहाओं ने महसूस किया वो था 100,000 ईयर सोल बीस्ट। शक्ति में भले बेयर लॉर्ड से थोड़ा कम हो, लेकिन उसकी लॉयल्टी अद्वितीय थी। एक्सट्रीम नॉर्थ की सारी सोल्स जान चुकी थी उनकी रानी लौट आई है। वो स्नो एम्प्रेस फिर से अपने साम्राज्य में खड़ी थी। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।